नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला नगार, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सैंटियागो पेना की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 500 से अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ की बातचीत। तो डीएम के सांसद कनिमोई की टीम ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से की मुलाकात। और आतंकवाद से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्य साकिब नाचन के ठिकानों पर छापेमारी। 6 को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता शामिल होंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है। भारत मंडपम में कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि आज शाम 5 बजे मैं भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करूंगा। इस बैठक में विमानन जगत के प्रमुख हितधारक भाग ले रहे हैं। भारत और पैराग्वे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना प्लासियो की बैठक में ये सहमति बनी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पीएम और पैराग्वे के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सहयोग के जरिए साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है। इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। पैराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति पेना की ये पहली भारत यात्रा है और पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की अब तक की दूसरी भारत यात्रा। भारत और पैराग्वे के बीच 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो राजधानी के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इससे पहले पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात पर विदेश मंत्री ने खुशी जाहिर की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत की राजकीय यात्रा की शुरुआत में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ बातचीत की। और डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से मुलाकात की। ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे संघों में से एक है जो आतंकवाद के 4000 से अधिक पीड़ितों के साथ काम करता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है।
एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिस्र में है। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने कायरो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह को आतंकवाद को लेकर मिस्र के रुख की जानकारी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ब्राजील पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मजबूत राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रुख से ब्राजील के नेताओं को अवगत कराएगा। वहीं शशि थरूर ने ब्राजील में होने वाली बैठक को काफी अहम बताया। On the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important for us. दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल कई देशों के दौरे पर है। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के विभाग कानून और संस्थागत सुधार में उप मंत्री बाई तुआन एम कुलसेगरन वी मुरुगेसन के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बयान सही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को लड़ाई को लेकर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सकें तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो ये यही बैकग्राउंड था। लार्जली ये बहुत अच्छा रहा। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। खुली जीप में सवार जेपी नड्डा के साथ काफी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। महाराष्ट्र के भिवंडी में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र एटीएस ने गुप्त सूचना के आधार पर ठाणे, भिवंडी और अन्य जिलों में छापेमारी की। ये कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन के ठिकानों और उसके संपर्क में रह रहे कई अन्य संदिग्धों के खिलाफ की गई। एटीएस और ठाणे ग्रामीण पुलिस ने आज सुबह भिवंडी के पास पड़घा बोरीवली गांव में संयुक्त रूप से एक बड़ी छापेमारी की और 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान और उन्हें काबू में लेने के उद्देश्य से की गई है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही आतंकवाद समर्थित समर्थकों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के बडला हाउस में डिमोलिशन कार्रवाई के मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को उचित अथॉरिटी के पास जाने को कहा है। साथ ही साथ इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। दरअसल बडला हाउस के 40 निवासियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 27 मई को मिले नोटिस में उन्हें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें बिना कोई सुनवाई का मौका दिए हुए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओखला में डिमोलिशन की कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके चलते अब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। और संभल के आलमसराय गांव में एक बंजर जमीन को कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था। कब्रिस्तान के रूप में कब्जाई गई इस जमीन को तहसील प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है। संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के आलमसराय गांव में बंजर जमीन पर कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम से की गई। इस जमीन की दोबारा बंजर भूमि की एंट्री कराई गई है और उक्त जमीन का ग्राम समाज को कब्जा दिलाया गया है। जमीन लगभग 65 एकड़ है और इसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी जाएगी। उक्त जमीन पर लगभग 10 से 15 साल से कब्जा था। ये ग्राम आलमसराय में बंजर की लैंड थी, जिस पर की कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था और इस पर शिकायत हुई, जिस एसडीएम महोदया के समक्ष दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद यह पाया गया कि यह भूमि वास्तव में बंजर की है, जिस पर अवैधानिक रूप से कब्रिस्तान बना करके कब्जा कर लिया गया था। उस एंट्री को बंजर में दर्ज किया गया और उसके अनुरूप आज यहाँ पर बंजर भूमि पर कब्जा प्राप्त ग्राम समाज की ओर से कब्जा प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पहली प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। साथ ही साथ हम पुलिस कल्याण के लिए भी काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बीच छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद खात्मे पर एक और बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में पीएलजीए बटालियन के 2 हार्डकोर नक्सली समेत 16 नक्सली सरेंडर किए हैं। इन नक्सलियों में से एक महिला और पुरुष पर 8-8 लाख का इनामी राशि घोषित थी। वहीं 6 नक्सलियों पर 25 लाख की इनामी राशि घोषित थी। सरकार की आत्मसमर्पण नीति और नियत योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली जिले की कई घटनाओं में शामिल रहे। नक्सलियों ने एसपी किरण चौहान, एएसपी उमेश गुप्ता और सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन अभियान में जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 16 नक्सलियों के 25 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित है। इसमें बटालियन और अन्य डिवीजन जैसे उड़ीसा के जो कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर किए हैं। इस 16 नक्सलियों में से 9 नक्सली केरलापेंदा गांव के सदस्य हैं। शासन की जो आत्मसमर्पित नीति है उसमें इलवत पंचायत योजना के तहत केरलापेंदा गांव के 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के पश्चात केरलापेंदा गांव जो है वो पूर्णतः नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है और उसके बाद इस गांव को जो शासन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो विकासात्मक काम के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द नक्सल सरेंडर करें।
जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई की है। इसमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल करा और देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित होती है। इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में 1,80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। आईआईटी कानपुर ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने आज भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के निर्माण से संबंधित एक नई योजना के नियमों का निर्धारण किया है। इस नई योजना के तहत भारत में पूरे विश्व से ईवी पैसेंजर कार निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे वो भारत में ईवी पैसेंजर कार का निर्माण कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत पहले 3 साल में ईवी कार का निर्माण बाजार में आना आवश्यक है, जबकि 5 वर्षों में अपनी क्षमता का 50% ईवी कार उत्पादन करना भी महत्वपूर्ण होगा। इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बताया कि इस फैसले से पूरे विश्व की तमाम बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि मर्सिडीज, फॉक्सवैगन जैसे अन्य ईवी कार के निर्माण में आसानी आएगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।